सेकेंड टॉपिक है ना हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन सेकेंड टॉपिक हाइड्रोकार्बन का हम लोग शुरू करते हैं। अल्कीन पहला पार्ट था, हम लोग पढ़े थे अल्केन। ऐसे एनसीईआरटी में 12 बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी 12 बोर्ड में टॉपिक नहीं था पढ़ना। क्लियर? हम लोग को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीन टॉपिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा, जिसमें हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 11 का टॉपिक में पढ़े। लेकिन हम जो ये है ना इसी क्लास में दे रहे हैं अल्केन का जो पीछे दिए थे, इसमें इस टॉपिक में 12 बोर्ड एग्जाम के लिए 12 बोर्ड एग्जाम के लिए मिनिमम कम से कम इसमें 15 से 20 मार्क तक का क्वेश्चन आता है अल्केन टॉपिक से, जो आप लोग को 11th में पढ़ना था। लेकिन हम ये टॉपिक जो क्लास लेते हैं 12 के लिए देते हैं, इसमें पूरा का पूरा मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें अल्केन से देता है 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग अल्केन के बाद का टॉपिक अल्कीन शुरू किए हैं इस वीडियो में। क्लियर है? तो अल्कीन का सबसे पहला टर्म हम लोग यूज करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट आएगा? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दीज आर द अनसेचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर? दीज आर द अनसेचुरेटेड मीन्स जिसमें अनसेचुरेटेड मीन्स असंतृप्त, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें उसी को हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक का रहा है। तो अनसेचुरेटेड कम से कम एक पाई बॉन्ड, तो 1 डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखें इसी में, इन विच सी कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड, मतलब 1 डबल बॉन्ड में है ना इस डबल बॉन्ड का कंटेनिंग जो कर रहा है 1 डबल बॉन्ड। तो 1 डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी का रहा है, तो इसमें एक सिग्मा आएगा और दूसरा कौन आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, है ना। तो इसी को हम लोग कहते थे अनसेचुरेटेड। तो कह रहा है दीज आर द अनसेचुरेटेड, और इसी को कह रहा है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच सी डबल बॉन्ड सी कंटेन्स 1 डबल। एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्लियर है? तो इसका हिंदी में जिनको लिखना है लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख लीजिए। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम के बीच, जिसमें कार्बन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, उसे अल्कीन कहते हैं। अल्कीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग नोमेनक्लेचर टॉपिक में बताए थे क्या चीज, कि जिसमें एक डबल बॉन्ड रहता है, 1 डबल बॉन्ड है ना, इसको लिखते थे क्या चीज, अल्कीन। लेकिन कभी कभी आ सकता है मोर देन 1 डबल बॉन्ड, कि नहीं आ सकता है ना, मोर देन 1 डबल बॉन्ड। तब क्या लिखेंगे, तभी इसको हम लोग कहते थे पॉलिन्स, मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्या है, पॉली का मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा। तो 1 एक से ज्यादा ईएनई का मतलब डबल बॉन्ड। तो पॉलिन्स कंपाउंड आया था। हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े थे कि पॉलिन्स कंपाउंड जो होता है 3 टाइप का। कौन कौन? एक कंजुगेट का मतलब डबल बॉन्ड अल्टरनेट, पहला पे है तो दूसरा पे नहीं होगा, किस पे, तीसरा पे होगा, फिर चौथा पे नहीं है तो 5वां पे आएगा, जिसको हम लोग कहते थे कंजुगेट, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता था इसका
पॉलिन्स कंपाउंड 3 टाइप का होता था। पहला कंजुगेट, दूसरा रेगुलर यदि आता है डबल बॉन्ड, पहला पे भी है, दूसरा पे भी है, तीसरा पे भी है, तब हम उस कंपाउंड को कहते थे क्या चीज, कुमलिन्स, है ना। और कुमलिन्स भी 2 टाइप का था, एक ऑड और एक इवेन था। उसके बाद तीसरा हाइड्रोकार्बन, इसका तीसरा पॉलिन्स का पार्ट था क्या चीज, आइसोलेटेड। इसमें ना तो रेगुलर रहता था और ना ही अल्टरनेट रहता था, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक में अल्कीन सिर्फ पढ़ेंगे जिसमें एक ही को डबल बॉन्ड आएगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आता है वो बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन इसके आगे यदि आएगा, है ना, यदि आप देना चाहते हैं आईआईटी का एग्जाम तो उसके लिए दे सकता है। नीट का एग्जाम में मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो उसमें पॉलिन्स कंपाउंड ज्यादा नेसेसरी रहता है। क्लियर। तो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, फिर बोर्ड एग्जाम के लिए इसके लिए, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ हम इसका भी रिएक्शन की बात करेंगे। हमको मेन फोकस करना है एल्कीन पर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इसमें भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग आते हैं, इसमें हो गया था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ रहे हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा इसका CnH2n, मतलब कार्बन का संख्या जो होगा 1 होगा तो हाइड्रोजन का दुगना होगा। क्लियर। और n का जो वैल्यू शुरू करेंगे, मतलब कार्बन कम से कम कहां से, तो 2 से शुरू करेंगे। क्लियर। तो इसको हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए इसका पॉइंट, इसका या अल्कीन का सामान्य आणविक सूत्र, सामान्य आणविक सूत्र CnH2n होता है। और n का वैल्यू कहां से रखेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से शुरू करते हैं। आते हैं तीसरा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन कहते थे किसको, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता था। तो कह रहा है इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब था कि पाई बॉन्ड, तो मतलब पाई बॉन्ड कार्बन जो होगा, दैट इज लिख दिए हैं डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन को कह रहा है अनसैचुरेटेड कार्बन, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और लिस्ट मतलब रेस्ट, मतलब बचा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। मतलब जिसमें इसमें जो भी एक से ज्यादा भी कार्बन होगा, लेकिन हम लोग पढ़े थे इसमें कि एक ही को डबल बॉन्ड होगा। जो डबल बॉन्ड कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा जो कार्बन आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2CH3, इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो C5 लिखते हैं इसको, C5। क्लियर। C5 और हाइड्रोजन 3 और 1 4 1 5 और 2 7 और 3 C5H10 आया। आप लोग को इसके जस्ट पहले ऊपर पॉइंट लिख दिए CnH2n, मतलब n है तो 2n, तो 5 है तो 5 into 2 10, तो C5H10, वही को उसी को फॉलो किया। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, तो sp2 किसका, किस कार्बन का sp2 आ रहा था, तो अनसैचुरेटेड कार्बन का डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इस कार्बन का या ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देता है, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार दिया है। उसके बाद इस पॉइंट को याद रखिए कि जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसका साइज सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। सिंगल बॉन्ड का कितना बताया था, ध्यान में है, 1.54 सीसी सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन इसका जो होता है सी डबल बॉन्ड सी का 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो इसमें लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिखा देते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण, हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण
sp3 होता है। जो प्लेनर या नॉन प्लेनर, sp3 नॉन प्लेनर है ना। जबकि डबल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, है ना। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, डबल बॉन्ड कार्बन का sp2, और जो बचा कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो sp3। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था, देख लीजिए, इसको बता दिए थे कि डबल बॉन्ड की लंबाई कितना होता है, 1.34। लिखो, सी डबल बॉन्ड सी की लंबाई, सी डबल बॉन्ड सी की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर। इधर आते हैं, जबकि CH बॉन्ड का ये C कौन सा कार्बन होगा बताएगा, डबल बॉन्ड की कार्बन की बात कर रहे हैं, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, मतलब इस कार्बन के पास जो यहां पर कार्बन है तो इधर जो आएगा बॉन्ड कैसा, डबल बॉन्ड का। क्लियर। तो ये sp2 कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस लेंथ की बात कर रहे हैं, CH का लेंथ कितना, तो 1.10 एंगस्ट्रॉम का होता है, वो लिख लो उसी में। जबकि CH बॉन्ड लेंथ 1.10 होता है, 10 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, है ना। C डबल बॉन्ड C, वही डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो C डबल बॉन्ड C का एनर्जी कितना, 143.1 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी 143 दशमलव कितना 1 केल्विन, केल्विन नहीं, किलो कैलोरी पर मोल होगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं लास्ट इसी का, है ना, ये डबल बॉन्ड का था तो सिंगल बॉन्ड में आएंगे तो CH हाइड्रोजन के केस में ये जो होगा इधर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, sp2। तो sp2 कार्बन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी होगा 106 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर। तो लिख लो, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C के बॉन्ड एनर्जी का मान, के बॉन्ड एनर्जी का मान 143.1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। जबकि CH बॉन्ड एनर्जी 106, CH बॉन्ड एनर्जी 106 किलो कैलोरी पर मोल होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और इसका पॉइंट बता सकता है, नोमेनक्लेचर में बताए थे, है ना, बताएगा कोई। आते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ चुके हैं, है ना, लेंथ पढ़ लिए। आइसोमरिज्म नोमेनक्लेचर के बाद का टॉपिक था, आइसोमरिज्म, समावयवता। समावयवता का गुण इसमें होगा या कि नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी होता है सब में समावयवता का गुण होता है। क्लियर। तो देखते हैं समावयवता का सबसे पहला कौन, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म था, तो उसका सबसे पहला पॉइंट आता है कौन, चेन आइसोमर आता है। आइसोमर्स की घटना, आइसोमर्स, तो आइसोमर्स में सबसे पहला पॉइंट चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर में क्या होता था, सबसे पहला चेन, पेरेंट चेन में कार्बन एटम की संख्या अंतर करते थे,
तो 3 नहीं, कम से कम मिनिमम तुमको इसमें 4 कार्बन और एक क्या चीज डबल बॉन्ड, जहां मर्जी है वहां रख देते हैं, हम यहाँ रख दिए तो 4 कार्बन का चेन। इसके बाद जो हम बनाएंगे 3 कार्बन का चेन और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 और बॉन्ड बनाएगा, 2 यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ पे 3। क्लियर? तो 2 1 3 और 2 5 और 3 8, C4 और H 8, दुगुना 4 दूनी 8। इसमें आते हैं 1 2 3, इसका 4 बॉन्ड बन चुका है, इसका 2, इसमें 3 3 6 और 2 8 आया। तो इसमें पैरेंट चेन कितना कार्बन का आया है? 4 कार्बन का पैरेंट चेन। और इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन का। कोई ऐसे भी बना सकता था, 1 कार्बन 2 कार्बन और नीचे आता था 3 कार्बन, 1 2 3, ये भी सही था, है नहीं? लेकिन कोई कहेगा कि 1 2 3 इधर आएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड शामिल नहीं किए। तो अल्कीन जब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको शामिल ही नहीं करेंगे तब कैसे होगा, है नहीं? हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए नहीं रहे हैं तो काम तो नहीं चलेगा। तो इसी कारण यहाँ था अल्कीन था, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी था। चलो आगे देखते हैं। तो ये चैन आइसोमर को शो किया। दूसरा कौन आइसोमर? रिंग चैन, रिंग चैन, है नहीं? चैन में था पैरेंट चैन का डिफरेंट करते थे। दूसरा आता है रिंग चैन। रिंग चैन किसको कहेंगे? रिंग चेन का कोई कंडीशन बताएगा? सबसे पहला पॉइंट कि पॉलीवैलेंट एटम 2 से ज्यादा होना चाहिए रिंग बनने के लिए, कम से कम 3 को, तो 2 से ज्यादा। तो पॉलीवैलेंट हाइड्रोजन नहीं आता, हाइड्रोजन छोड़कर, है ना? पॉलीवैलेंट एटम 2 से ज्यादा और कम से कम IHD का मान, IHD मीन्स, है ना? इसमें आया 2 कंडीशन। कौन कौन? पॉलीवैलेंट एटम कितना? कम से कम 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू पॉलीवैलेंट एटम। और दूसरा पॉइंट IHD कम से कम 1, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या इसको हम लोग कहते थे और क्या चीज कहते हैं? इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड। क्लियर? या अनसेचुरेशन फैक्टर भी इसको लिखते हैं। तो कम से कम 1 होना चाहिए। तो IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की संख्या कम से कम 1 होना चाहिए। तो अल्कीन है, इसका तो कंडीशन ही है कि कम से कम 1 डबल बॉन्ड होगा। तो कम से कम 3 कार्बन से शुरू करेंगे तो ये रिंग चेन की घटना को शो करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉलो किया है। तो रिंग चेन कम से कम 3 कार्बन लो तो C3 और H कितना? 6 हो जाएगा। तो 3 कार्बन का रिंग ओपन चेन। रिंग चेन का मतलब है कि ओपन चेन कन्वर्ट करना है क्लोज चेन में। क्लियर? या क्लोज को ओपन में या ओपन को क्लोज में। तो इसको बनाओ ओपन चेन। तो 1 2 3, एक डबल बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड ये बनाएगा, एक यहां आएगा, एक 3, ओपन चेन क्लोज 3 कार्बन का, 3 कार्बन आ गया, 1 2 3। क्लियर? प्रत्येक पे 2 हाइड्रोजन। तो ओपन से क्लोज में आते हैं, एक रिंग आते में कन्वर्ट करें तो 1 पाई बॉन्ड गायब होगा। यदि 2 रिंग का बनाना रहता तो 2 पाई बॉन्ड समाप्त होता। तो इसमें 2 रिंग तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड संख्या कितना था? 1 ही था। तो ओपन चेन, रिंग चेन का मतलब ओपन चेन कन्वर्ट इनटू क्लोज चेन। तो ये भी तो शो किया, तो चेन भी शो किया, रिंग चेन भी। तीसरा आते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन में पोजीशन चेंज करना है और बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो पोजीशन किसका पोजीशन चेंज करना है? क्लियर? पोजीशन किसका चेंज करना है? डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज करना है ना? क्योंकि अल्कीन पढ़ रहे हैं तो अल्कीन में तो आएगा। क्लियर? उसी का प्रधानता।
तो एक देखते हैं, 1 2 3, 3 में देखो इसमें होगा कि नहीं। तो यहाँ पर तुम रखेगा डबल बॉन्ड तो पहला पोजीशन, और इधर भी रखेगा तो भी पहला ही रहेगा। तो 3 कार्बन में ये शो नहीं करेगा, कम से कम 4 कार्बन। तो डबल बॉन्ड यहाँ पहला पोजीशन पे, और इसी को क्या करें 1 2 3 और 4, तो डबल बॉन्ड अब यहाँ रख दो तो पोजीशन हो गया। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया, और इसमें 1 के बाद 2 आया, इधर 1 के बाद 2, तो ये भी 2 हो सकता है, और इधर से यदि करेगा 1 के बाद 2, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। अभी क्लियर। तो पोजीशन आइसोमर भी शो करेगा, जिसमें डबल बॉन्ड अपना पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। चेन, रिंग चेन, पोजीशन। तीसरा कौन, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज करेगा। तो एक सिंपल तरीका है कि जो रिंग चेन शो करता है वो फंक्शनल को भी शो करता है। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड गायब होता है, तो डबल से किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल। तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट किया तो भी फंक्शनल होगा। तो जो आइसोमर रिंग चेन शो करता है वो किसको, फंक्शनल को भी शो करता है। मतलब जितना भी रिंग चेन होगा सभी फंक्शनल आइसोमर को शो करेगा, लेकिन प्रत्येक फंक्शनल आइसोमर रिंग चेन को शो नहीं करेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट के बाद आते हैं, तीसरा चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट कौन, चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल। उसके बाद मेटामर्स। मेटामर्स किसको कहते थे, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप के में कार्बन की संख्या को अंतर करते हैं। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। यदि आप डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तब होगा, और यदि डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं तब मेटामर्स का भी घटना नहीं होगा। मेटामर्स इसमें नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं टेटोमर्स। तो टेटोमर्स में क्या था, टेटोमर्स छठा पॉइंट लास्ट इसका स्ट्रक्चरल का, टेटोमर्स है ना। तो टेटोमर्स में पाई बॉन्ड के साथ साथ मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम अपना पोजीशन को चेंज करता था, है ना। तो टेटोमर्स की भी घटना इसमें नहीं होगा। तो मेटामर्स और टेटोमर्स नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आते थे, इसमें मेन टाइप पढ़ना था, इसको लिखना है ना। तो थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहले लिख लीजिए, है ना, पॉइंट को लिख लो। अल्कीन सो, अल्कीन सो SHOW सो, अल्कीन सो चैन आइसोमर, आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, आल्सो फंक्शनल आइसोमर। चैन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल, चैन, रिंग चैन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर। इसका डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखाएंगे क्योंकि आइसोमर्स में पूरा हम पढ़ाए थे। क्लियर। तो इसको आइसोमर्स का टॉपिक में देखिए, है ना। तो चैन, रिंग चैन, पोजीशन और फंक्शनल को शो किया, है ना जी सर। ठीक। अब इसमें जो आता है शो करता है कौन कौन, चैन, रिंग चैन, पोजीशन और फंक्शनल। उसके बाद मेटोमर्स और टेटोमर्स की घटना इसमें नहीं होगा। नीचे पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। बट मेटोमर्स एंड टेटोमर्स आर नॉट सो। एग्जाम्पल लिखना है, सबका एग्जाम्पल लिख लो। कहिए जी सर। जी सर। स्टीरियोआइसोमर्स का 2 पार्ट हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। कौन कौन, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा पार्ट ऑप्टिकल। तो सबसे पहला पार्ट इसमें आते हैं ज्योमेट्रिकल।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट बताएगा, कंपाउंड में सी डबल, अल्कीन पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्लियर। उसके बाद ये कार्बन जो दो बॉन्ड बनाता था, क्लियर, ये दो बॉन्ड जो बनाएगा किसमें, एक ए है ना, तो एक बी था, क्लियर, और यहां एक ए और बी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो हम लिख सकते हैं एम और एन, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, क्लियर, और दूसरा एम नॉट इक्वल टू एन, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, दोनों कंडीशन सही है, क्लियर है। यदि बराबर है तब इसको हम लोग लिखते थे सिस और ट्रांस, क्लियर, और यदि बराबर नहीं होता था तब लिखते थे ई और जेड, ई फॉर इंटाजेन और जेड फॉर जुसामेट, क्लियर। तो इसमें दो कंडीशन को फॉलो करता है। अब इसमें आता था सिस और ट्रांस की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं ई और जेड, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्कीन में होता है। देखते हैं कैसे होता है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की सिर्फ बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पढ़ रहे हैं अल्केन, अल्कीन, तो अल्कीन हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो ए और बी को हटाते हैं, हाइड्रोजन को रखते हैं, और यहाँ एक रख दिए CH3, सिस ट्रांस बनाते हैं, मतलब दोनों को बराबर करना है, तो इधर भी रख दो जो रखा था H CH3 और CH3। अब इसको सिस ट्रांस कहें, क्यों, क्योंकि इस डबल बॉन्ड दोनों ग्रुप कैसा बराबर है ना, तो सिस और ट्रांस का फॉर्म। अब सिस दोनों ग्रुप सेम साइड सेम ग्रुप, क्लियर है ना, इस तरह से रखते थे। इधर यदि रखे तो इधर का दोनों ग्रुप कैसा सेम, यदि ये अपोजिट इधर चलाता तब ट्रांस हो जाता, तो हाइड्रोजन दोनों ऊपर, क्लियर। तो इस तरह के कंडीशन को फॉलो किया मान रहे थे है ना, इस तरह के कंडीशन को फॉलो किया, इसको क्या कहा सिस है ना। अब इसको जब हम सिस कहे तब इसको क्या करेंगे, घुमाना है, दोनों को घुमा दें, इस तरह से जो था इसको घुमा कैसे करेंगे, दोनों नीचे चलाएगा, तो फिर तो सेम ही आया। तब एक को घुमाएंगे, एक को कांस्टेंट करेंगे, और H और CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ H, इसको घुमा दिए तो अपोजिट गया, तब इसको कह दिया ट्रांस, क्लियर। सिस और ट्रांस आइसोमर को शो किया, कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, तो 4 कार्बन, ब्यूटेन से शो करेगा है ना। लेकिन जब हम प्रोपीन ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन के बाद पहले यदि आते हैं प्रोपीन, नहीं शो करेगा, क्यों, देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, यहां पर दोनों हाइड्रोजन एटम सेम। अब तुम खुद सोचो, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते तो CH3 C और H डबल बॉन्ड जो है तो डबल बॉन्ड कर दिए, C इधर भी H इधर भी H। अब तुम घुमाएगा तो ऊपर भी H था, अब घुमाओ तो फिर ऊपर भी नीचे ऊपर चल जाएगा, तो नीचे भी H ऊपर भी H, फिर घुमाएंगे तो फिर वही कंडीशन, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं किया था है ना। तो ब्यूटीन से शुरू किया ज्योमेट्रिकल, सिस और ट्रांस, लेकिन इसी कंडीशन को यदि EZ में लाना है, किसमें, EZ में, तो C डबल बॉन्ड CH और CH3। अब ये दोनों ग्रुप में इधर कोई ग्रुप नहीं रहना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, E और Z में। तो H है तो यहाँ H नहीं होना चाहिए, यहाँ CH3 इधर CH3 नहीं होना चाहिए, तो 2 कार्बन का ले लो C2H5, इधर CH3 कार्बन नहीं, अब कितना 3 कार्बन C3H7, तो इसको हम लोग लिख लेंगे E और
जेड, है ना। अब इसका प्योरिटी ऑर्डर तुमको निकालना पड़ेगा। इधर इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन का ज्यादा, कार्बन का ज्यादा, तो ये दोनों में कार्बन ज्यादा हाइयर आ गया, आया। ये दोनों में कौन ज्यादा होगा, C3 आएगा, हाइयर। तो हाइयर हाइयर सेम साइड, लोअर लोअर सेम साइड, इसको हम लोग कहते थे जूसा में, जेड फॉर जूसा में, ये जेड आएगा। अब इसको तुम रोटेट करके नहीं लिख सकता है, इसको ऊपर कर दो, हाइड्रोजन को नीचे, तब कुछ होगा इंटरजेट। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्कीन शो करता, लिख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना, ये टॉपिक आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी का एग्जाम रहे या नीट का मेडिकल के लिए, दोनों एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कम से कम एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल से दे या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स से दे, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब तुमको लगा होगा कि ये टॉपिक बस सिस और ट्रांस में समाप्त हो गया, ई और जेड लाइट समाप्त हो गया, नहीं, अभी कम से कम इसको पढ़ाएंगे, नहीं तो कम से कम 10 से 12 क्लास ले सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। लेकिन लोग को लगता है ना कि सिस ट्रांस पढ़ लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कहानी खत्म समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, हम लोग आपको पढ़ा है ना, आप लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखिएगा पीछे जो पढ़ाए थे टॉपिक, उसमें कितना दिन तक निकाले थे उसको। इसमें बहुत सा कंडीशन थे। नॉर्मल केस हम अल्कीन का पढ़े, इसके लिए हम लाए अल्कीन में, लेकिन अल्कीन से थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की घटना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईआईटी का बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, इसमें एक भी मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड से नहीं पूछेगा, लेकिन आईआईटी एग्जाम के लिए, है ना, ये ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल कन्फर्म ये क्वेश्चन इससे देता है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है, तो ज्योमेट्रिकल के बाद हम लोग चलते हैं ऑप्टिकली आइसोमर्स, जो आइसोमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ने पूरा जो 6 आइसोमर्स उधर पढ़ाए, चैन, रिंग चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटोमर्स, टेटोमर्स, आज रहता था। ट्रिक बताए थे, सीआरपीएफ में ट्रेनिंग है, CRPF में ट्रेनिंग है। सी से चैन आइसोमर जो शो किया था कौन, अल्कीन, सी आर से रिंग चैन आइसोमर, CRP से पोजीशन भी शो किया था, CRPF फंक्शनल मेटोमर्स ये भी शो किया था। मेटोमर्स मतलब ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया था, है ना, बस इतना ही था। CRPF मतलब ये चारों आइसोमर्स को ये शो किया था, अल्कीन, मेटोमर्स और टेटोमर्स को शो नहीं किया। इसको आर रख सकते हैं CRPF से, CRPF में ट्रेनिंग है, तो CRPF ये शो किया और इसके अलावा ये दोनों शो नहीं किया। अब लाए थे, इसके बाद लाए थे कौन, ज्योमेट्रिकल, और उसमें उसके बाद आ रहे हैं अब ऑप्टिकल में। क्लियर? तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकली आइसोमर्स। ऑप्टिकली आइसोमर्स लास्ट। ऑप्टिकली आइसोमर्स का कंडीशन बता सकते हैं। देखिए इसमें सबसे सिंपल तरीका आप लोग को जो है ना बोर्ड एग्जाम में इसे जनरली जो पढ़ा देते हैं, है ना, कौन क्या चीज, C* कार्बन होना चाहिए, मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए। क्लियर? तो कायरल सेंटर होने के लिए इसको क्या चाहिए पता है? चारों ग्रुप अलग अलग। अब बताओ कभी डबल बॉन्ड कार्बन C* बन सकता है? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 ग्रुप जुड़ना चाहिए, और डबल बॉन्ड यदि आ जाएगा तब 3 ग्रुप, तो डबल बॉन्ड के कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा, लेकिन इधर तो कार्बन आएगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग H रखते हैं, उसके बाद CH3 C2 यहां रख देते हैं डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 एक कार्बन, यहां 2 कार्बन C2H5,
सी स्टार शो किया, लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन शो नहीं किया। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं sp3। तो ऑप्टिकली आइसोमर जो शो करता है कौन सा, sp3 कार्बन शो करता है। क्लियर? बहुत जगह बुक में लिखा हुआ रहेगा कि sp3 कार्बन के अलावा कोई कार्बन नहीं शो करेगा, गलत है। नहीं, sp2 में भी हम प्रूफ कर देंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है कि ये कार्बन प्लेनर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन प्लेनर। इसके लिए हम लोग ऑप्टिकली आइसोमर का बहुत सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। कॉस है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक पढ़े थे। प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होना चाहिए, या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होना चाहिए। यदि ये चारों कंडीशन में कोई एक फॉलो कर लिया तब ये ऑप्टिकली आइसोमर को शो नहीं करता। क्लियर? तो ये सब सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना है। कौन? प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम में दिया था, लगता है कोई आइसोमर्स का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन लगता था। कैरल सेंटर किसको कहता है? तो इसमें एक बार क्वेश्चन है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पूछता है, क्योंकि देखो अल्कीन था नहीं, लेकिन पूछा इस बार। लेकिन आईआईटी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इससे भी दिया है, इससे भी दिया है, इससे लगता नहीं दिया। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक का जो एमएस चौहान का बुक है, क्लियर? एमएस चौहान का बुक भी 2 को आता है, एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम और एक एडवांस प्रॉब्लम। अब लोग एलिमेंट्री प्रॉब्लम बनवा लेते हैं और कहते हैं कि है ना कि ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा बुक है, उसको फॉलो करो, और सबका सब एलिमेंट्री बनवाएंगे। लेकिन एमएस चौहान का जो एडवांस प्रॉब्लम आता है उसमें निकाल के देखिए, से लेवल 2 में आएगा कौन? इससे भी क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़िएगा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो चारों पॉइंट में एमएस चौहान में दिया हुआ है, लेकिन एलिमेंट्री में नहीं है। किसमें? एडवांस में है। तो बुक यदि फॉलो करना है तो एलिमेंट्री नहीं, बस आप लोग खाली बालाजी के नाम सुनते हैं और कह देते हैं कि बालाजी बहुत अच्छा है, अब पते नहीं रहता है कि कौन सा बुक को फॉलो करे। आईआईटी के लिए है ना, यदि फॉलो करना है तो एलिमेंट्री नहीं, एडवांस के लिए कम से कम आना चाहिए। तो कौन? एडवांस प्रॉब्लम। एलिमेंट्री प्रॉब्लम एक आता है, एक एडवांस। तो एलिमेंट्री में उतना कोई लेवल खास नहीं है, बनाना है तो एडवांस बना के देखिए, तब आपको भी पता चलेगा कितना अच्छा शाम पढ़े और गुरुजी भी कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्टिकली आइसोमर्स के लिए आपको सी स्टार चाहिए। अब सी स्टार के लिए आपको चारों अलग अलग ग्रुप था, तो सिंपल सब कह देगा कि 4 ग्रुप, इसके 4 ग्रुप जोड़ दो, हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसको फॉलो करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये वास्तविक में 12 बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में मतलब एनसीईआरटी का एक टर्म नहीं लिखा, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन किया। लेकिन वास्तविक जब तक इसको नहीं डिस्कशन सही से करेगा तो ये टॉपिक तुमको समझ में नहीं आएगा। और ये आईआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन? ऑप्टिकली आइसोमर्स। और इसके लिए इसको तुमको फॉलो करना है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें कम से कम ऑप्टिकली आइसोमर एल्कीन के लिए लेता है तो बस कितना कार्बन, 1 2 3 4 और 2 6 कार्बन में फॉलो, 2 1 3 और 4 और 2 6 कार्बन में फॉलो होगा। 6 कार्बन से यदि कम रहेगा तो अल्कीन में ऑप्टिकली आइसोमर की घटना नहीं होगा। तो लिख दो लास्ट पॉइंट, आल्सो ऑप्टिकली आइसोमर्स सो वहां पर लिख लो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कम से कम 6 कार्बन से रहेगा तब। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो। अब थोड़ा सा हम लोग है ने, अब तो इसका आगे पढ़ेंगे प्रीपेशन मेथड, लेकिन थोड़ा सा और इसका प्रॉपर्टीज हम लोग आते हैं पॉलिन्स कंपाउंड में। तो पॉलिन्स कंपाउंड हम लोग पढ़े थे 3 टाइप का। सबसे पहला कौन था?
कंजुगेट मतलब जिसमें डबल बॉन्ड जो था फर्स्ट पे लाए पहला कार्बन पे, तो दूसरा पे नहीं रहेगा। किस पे रहेगा? हाँ, इधर पहला पे है डबल बॉन्ड है, दूसरा पे नहीं। किस पे? तीसरा पे लाना। क्लियर? तो इसको हम लोग कहेंगे तीसरा पे, फिर चौथा पे नहीं रहेगा, फिर किस पे? पांचवा। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड नहीं, किस पे? थर्ड, फोर्थ नहीं, फिफ्थ, है ना, 1 3 5, इसको कहेंगे कंजुगेट। क्लियर? तो इसका भी क्या चीज? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 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 sp2, हर एक कार्बन sp2 आ गया, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो sp2 कार्बन होगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो कंजुगेट होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? ये मॉलिक्यूल कैसा? प्लेनर है ना, हम लोग पढ़े थे प्लेनरिटी में। यदि कोई भी मॉलिक्यूल में प्रत्येक कार्बन sp2 रहता है तो उसका वो प्लेनर होता है। क्लियर? लेकिन sp3 आ जाएगा तो नॉन प्लेनर। तो ये था तुम्हारा कौन? कंजुगेट। दूसरा पॉइंट आते हैं कंजुगेट के बाद कुमलिंस कंपाउंड। क्लियर? तो कुमलिंस कंपाउंड रेगुलर डबल बॉन्ड आता है, पहला पे भी है दूसरा पे भी। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एक पहला दूसरा और तीसरा। अब इसमें देखो कार्बन कै गो? तीन कार्बन। इसमें कै गो? चार। ये ऑड और ये इवन, सम और विषम, है ना, तीन ऑड की इवन। देखो ये तीन ऑड में, तो ऑड जो आता है ना, और एक इवन, ये दो टाइप का होता है, एक ऑड में और एक इवन में। तो ऑड जो रहता है ये कैसा होता है? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। और ये कैसा? प्लेनर होता है। तो नॉन, इसमें भी देखो ज्योमेट्रिकल की घटना घटता है ना, नॉन प्लेन में ऑप्टिकली शो करेगा और प्लेनर में ज्योमेट्रिकल को शो करता था। तो अल्कीन का ये पहला टाइप था कंजुगेट, दूसरा था कुमलिंस, और तीसरा कंडीशन आएगा आइसोलेटेड। तीसरा पॉइंट कौन? आइसोलेटेड, मतलब डबल बॉन्ड जहां मर्जी है वहां रख दो, ना तो लगातार ना तो कंजुगेट। मतलब इसमें आगे इस कार्बन का sp3 डबल बॉन्ड इसके पास नहीं है, तो ये नॉन प्लेन पर चल गया, इसको कहते हैं आइसोलेटेड कंपाउंड। क्लियर? तो ये सब कंपाउंड का भी रिएक्शन हम लोग इसमें कुछ कुछ पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो आप लोग इसमें सही तरीका से इसको क्या करना है, थोड़ा रिवीजन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। क्लियर? रिएक्शन की बात अब करेंगे। ये जो टर्म था पूरा पीछे पढ़ चुके थे, उसी को हम यहाँ लाए। अब जो आएगा नया टर्म आएगा रिएक्शन। समझ गए ना? ठीक, तो आज यहीं तक समाप्त। ठीक, तो आप लोग है ना, ये जो अल्कीन टॉपिक था, इस टॉपिक का वीडियो यूट्यूब या फेसबुक जैसे भी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, सब चीज जल्दी जल्दी करिए। तो आगे और जो वीडियो आएगा उसको आप लोग फिर फॉलो कीजिएगा। क्लियर? ठीक।